हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें वे सभी प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं जो कि वर्ष 2021 में पूछे गए थे। क्योंकि पिछली बार सिलेबस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला और इस वजह से लोग मानते हैं कि जो पिछला पेपर हुआ था वर्ष 2021 में ऑनलाइन मोड में, वो काफ़ी टफ था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सिलेबस हमारा वही था, बस प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो कुछ अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? ऑप्शन ए है उच्चारण में सुधार, बी है शब्द संपदा में सुधार, सी है वर्तनी में सुधार और डी है लिखावट में सुधार। इसमें हमसे पूछा गया है कि किस कार्य के लिए, कौन सा कार्य ऐसा है जिसको करने के लिए हमें शब्दकोश की सहायता नहीं मिल सकती है, उसकी सहायता हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर हमें लिखावट में सुधार करना है, अपना लेखन शैली बदलना है, अपना हैंड राइटिंग चेंज करना है, तो उसमें हम लोग शब्दकोश का या डिक्शनरी का क्या सहायता ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन ए, बी और सी जो है, इसमें हमें शब्दकोश की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डी में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? ऑप्शन ए है वयस्क के स्तर पर, बी है किशोरावस्था के स्तर पर, सी है आरंभिक स्तर पर और डी है अव्यक्त स्तर पर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, आरंभिक स्तर यानी प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर निर्देशित रचना हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? ऑप्शन ए है शैली एवं योजना, बी है भाषा एवं शब्द भंडार, सी है मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना और डी है विषय वस्तु। तो देखिए, इसमें मूलभूत मानदंड की बात की जा रही है, तो किसी भी बुक में, किसी भी पाठ्य पुस्तक में शैली एवं योजना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही उसका भाषा और शब्द भंडार किस तरीके का है वो भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वो किस विषय वस्तु का है वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मूलभूत मानदंड के अंतर्गत ऑप्शन सी यानी कि मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना, उसका कवर किस टाइप का है, ये सभी चीज़ें उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन इन चीज़ों के जितना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ए, बी और डी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा और बाकी की चीजें गलत हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। ऑप्शन ए है व्याकरण को महत्व देना, बी है विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, सी है मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना और डी है विद्यार्थियों को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने के योग्य बनाना। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन यानी विकास ये नहीं करता है व्याकरण अनुवाद विधि। और इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है वो उसको इसमें जगह दिया जाता है अनुवाद विधि में। इसमें व्याकरण को भी महत्व दिया जाता है क्योंकि इसका नाम ही है व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें अनुवाद के द्वारा बच्चा सीखता है, इसमें मातृभाषा को भी बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन बी जो है विद्यार्थियों को संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, यह गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। ऑप्शन ए है सार्वभौमिक व्याकरण, बी है नियम पुस्तिका, सी है व्याकरण की पेटी और डी है एकीकृत व्याकरण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक व्याकरण इसे कहा जाता है। इन्होंने, चॉम्स्की ने बात की थी LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और उन्होंने कहा था कि मानव मस्तिष्क में एक नियमों का समूह होता है जिसके द्वारा कोई बच्चा होता है वो भाषा को सीखता है। इसे यूनिवर्सल ग्रामर कहा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कहानी सुनना, बी है कविता सुनना, सी है सुनना और दोहराना और डी है सुनने में रुचि और धैर्य।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, सुनने की कुशलता का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो सुनने में रुचि और साथ ही धैर्य भी हो। केवल कविता सुनना, कहानी सुनना और सुनकर दोहराना हम नहीं बोल सकते। चाहे वो हम कविता सुन रहे हो, कहानी सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, उसमें रुचि हो और हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न हो, यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नीता तीसरी कक्षा में पढ़ती है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। यह ऑप्शन ए है एक घातक प्रक्रिया है, बी है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सी है हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है और डी है हिंदी भाषा सीखने में बाधक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा जब अपने घर से विद्यालय में जाता है तो वो अपनी मातृभाषा का जानकारी उसे होता है, वो जानता है, तो वो लिखेगा ही, उसका यूज करेगा ही, एकदम से वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसे घातक प्रक्रिया नहीं मानना है और न ही यह कह सकते हैं कि हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, और इसे बाधक भी नहीं माना जा सकता है। तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है सह राज्य भाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है राजभाषा और डी है शास्त्रीय भाषा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे आप लोग गलतियां नहीं करेंगे, इसे राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं दी गई है, तो इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है संकलन, बी है उच्चारण निर्देशिका, सी है शब्द समूहों का सूची कोश और डी है शब्दकोश, यानी इसे डिक्शनरी कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, शब्द समूहों का सूची कोश, क्योंकि यहाँ पर बात समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द केवल इसकी हो रही है, महज शब्दों की नहीं हो रही है। शब्दों के अंतर्गत अगर होता तो हमारा सही ऑप्शन डी होता, यानी शब्दकोश का, लेकिन यहाँ पे समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? ऑप्शन ए है अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, सी है शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग करते हैं और सीखते हैं, और डी है शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बिना उन्हें डिकोड करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भाषा के साथ संलग्नता यानी जुड़ाव से क्या आशय है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी जो हैं वो भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। उनका उद्देश्य कोई एक निश्चित नहीं होता कि केवल वह नियम सीख रहे हैं, व्याकरण सीख रहे हैं, या केवल उन्हें बातचीत करना है, उन्हें लिखना भी होता है। तो अपने जो अलग अलग उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए भाषा सीखते हैं। भाषा संलग्नता का अर्थ यही है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अचानक से शब्दों का सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। ऑप्शन ए है पुस्तक के सस्वर वाचन, बी है शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करने से, सी है पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने से, और डी है पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं। यहाँ पर बात की गई है अचानक से शब्दों का सीखना तब घटित होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर वो है हमारा ऑप्शन ए, पुस्तक के सस्वर वाचन में जब आप बच्चों को कहानी, प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को कविताओं का पाठ कराते हैं, आप बोलते हैं और वो उसी टाइप से वो लोग बच्चे जब गा गा के पढ़ते हैं तो अचानक से वे नए शब्द सीख लेते हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा। ये नहीं है कि नए शब्दों का अर्थ हम लोग याद करने को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और अगर आप शब्द को सिखा रहे हैं उन्हें पढ़ाने, तो अचानक कहाँ हुआ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अचानक से शब्दों का सीखना पर बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए है व्याकरण पर, बी है काव्य साधनों पर, सी है तुकबंदी पर और डी है कविता के विचारों और थीम पर।
तो देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आवश्यकता नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी तुकबंदी पर। तुकबंदी किसे कहते हैं? जैसे कोई भी कविता लिखा गया होता है तो उसमें जैसे 4 लाइन उसका होता है, ठीक वैसे ही उसका अगला 4 लाइन भी होता है, यानी मिलता जुलता होता है, तो इसी को तुकबंदी कहते हैं। तो इस पे ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, व्याकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे, कविता के विचार यानी उसमें क्या भाव छुपे हैं उस पर विचार करेंगे, काव्य साधनों पर विचार करेंगे, लेकिन तुकबंदी पर विचार नहीं करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये सभी जो प्रश्न हैं वो रटने वाले प्रश्न नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो बदलाव हुआ था वो यही है कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर रट कर नहीं दे सकते, केवल चीज़ों को रटना नहीं है, बल्कि आप तभी आंसर सही कर सकते हैं जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो समझ आधारित प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, इसलिए लोगों ने गलतियां भी काफ़ी की। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन का अर्थ है, ऑप्शन ए है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को याद करना, बी है किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में शायद सीखना, सी है भाषा के बारे में सीखना, और डी है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने ही सीख लेना। तो देखिए हम लोग जानते हैं भाषा अर्जन वह होता है जिसमें प्रयास न किया जाए, जिसका सहज रूप से अर्जन हो जाए, और अधिगम का अर्थ होता है जिसमें प्रयास किया जाए, व्याकरण के नियमों को सीखा जाए, विद्यालय में हमें जाकर सीखते हैं या कोई हमें सिखाता है, वही अधिगम है। लेकिन अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें विशेष प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। तो नियमों को याद करना गलत हो जाएगा, औपचारिक परिवेश इसमें नहीं होता तो यह भी गलत हो जाएगा। भाषा के बारे में सीखना अधिगम कहलाएगा, न कि भाषा का अर्जन। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। किसी भी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने ही, जानबूझकर नहीं बल्कि स्वाभाविक तौर पर जब हम सीख लेते हैं तो उसी को भाषा का अर्जन कहते हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है भाषा अधिगम अचेतन होता है, बी है भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने से ही होता है, सी है भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी है विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि गणित और विज्ञान जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि हमें भाषा की जरूरत नहीं है। आप चाहे जो भी विषय पढ़ रहे हो, लेकिन उसका जो पाठ्यपुस्तक होता है वो किसी न किसी भाषा में ही लिखा गया होता है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि भाषा की जरूरत नहीं होती है, या फिर हम केवल यह भी नहीं बोल सकते हैं कि ऑप्शन में अगर ज़्यादातर केवल एकमात्र ही ये सब आए तो वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो केवल भाषा हम लोग पाठ्यपुस्तक के माध्यम से ही सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। भाषा अधिगम अचेतन नहीं होता है, बल्कि इसे हम लोग चेतना में चेतन होकर सहज रूप से सीखते हैं। तो ये अधिगम जो होता है वो अचेतन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। बच गया हमारे पास ऑप्शन सी, भाषा की अधिगम जो होती है वो मुद्रित और लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाता है। इसीलिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए होते हैं और उस अक्षरों को अंकित किया गया होता है रंग बिरंगे कलर के माध्यम से। आप लोग देखे होंगे दीवार वगैरह पर लिखा हुआ, प्राथमिक स्कूलों में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न पोषित करता है यानी बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है भाषा परीक्षा, बी है लेखन क्षमता, सी है बहुभाषिकता, और डी है बोलियां। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। क्योंकि अपने घर की बोली में लिखने के लिए कहा गया है, तो जरूरी तो नहीं है कि प्रत्येक बच्चे के घर का बोली एक ही जैसा हो, तो अलग अलग भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे हम लोग बहुभाषिकता कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि संस्कृत का क्लास कब से शुरू होगा, उसे भी शुरू कीजिए। तो जल्द ही हम लोग संस्कृत का क्लास भी शुरू करेंगे। और इन 15 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद।